Hello student, welcome back in my physiology class. Today we will discuss hemopoiesis. Hemopoiesis. In exam, the question may come for long marks, 20 marks question. It will come like आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार रक्त निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए. ठीक है. तो जब क्वेश्चन आएगा आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार रक्त निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तब उसमें आपको हीमोपोइसिस प्लस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दोनों ही लिखना है. ठीक है. इफ इट विल कम इन लॉन्ग मार्क्स और 20 मार्क्स. सपोज इफ द क्वेश्चन विल कम इन द 10 मार्क्स रक्त निर्माण की प्रक्रिया, देन आपको फोकस करना है सारा मॉडर्न पे, फॉलोड बाय आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट. ठीक है. क्वेश्चन आएगा रक्त धातु का निर्माण, रक्त धातु का निर्माण, देन आपको प्योरली आयुर्वेदिक लिखना है. ठीक है. तो this is a very important topic that come in exam for 20 marks, 10 marks, 5 marks. So let's start hemopoiesis. What is the hemopoiesis? The hemopoiesis is the origin, development and maturation of RBC, WBC and platelets. So origin, development and maturation. Origin, development and maturation of RBC, WBC and platelets, collectively known as hemopoiesis. So there are the three type of cells. One is the RBC. तो अगर हम बात करेंगे origin, development and maturation of RBC, then it will known as erythropoiesis. Erythropoiesis. When we will talk about the WBC, the origin, development and maturation of WBC, then it will be known as leukopoiesis. When we will talk about the platelets, that is origin, development and maturation of platelets, then it is known as megakaryocytopoiesis. तो erythropoiesis, leukopoiesis and megakaryocytopoiesis collectively known as hemopoiesis. तो क्योंकि रक्त में तीन तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो इन तीनों की उत्पत्ति, विकास एवं परिपक्वता की प्रक्रिया, उत्पत्ति, विकास एवं परिपक्वता की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया. तो आरबीसी की राइथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी की ल्यूकोपोइसिस एंड प्लेटलेट्स की मेगाकैरियोसाइटोपोइसिस. तो आज हम पढ़ेंगे राइथ्रोपोइसिस इन डिटेल. ओके. तो राइथ्रोपोइसिस, बिफोर गोइंग टू द राइथ्रोपोइसिस, हीमोपोइसिस से रिलेटेड क्लासिक साइंस में दो तरह की थ्योरी दी हुई है, एक पॉलीफाइलेटिक और एक मोनोफाइलेटिक. वन इज द पॉलीफाइलेटिक थ्योरी एंड अदर इज द मोनोफाइलेटिक थ्योरी. तो जो मोनोफाइलेटिक थ्योरी है ये क्या बोलती है, जनरली ये एक्सेप्टेबल है कि मोनोफाइलेटिक जितनी भी अलग अलग तरह की सेल्स आपकी बॉडी में बनती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ग्रैनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट, प्लेटलेट्स, इन सब की जो एंसेस्ट्रल सेल है, इन सब की जो पैट्रिक सेल है, एंसेस्ट्रल सेल्स, वो सेम है. दैट इज नोन एज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. तो चाहे डिफरेंट तरह की लाइक आरबीसी, ग्रैनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट, प्लेटलेट्स, ये डिफरेंट तरह की जो सेल्स हैं, ये सब एक ही तरह की एंसेस्ट्रल सेल से बनती हैं. दैट इज नोन एज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. ठीक है. तो बोन मैरो के अंदर लगभग 75% डब्ल्यूबीसी को बनाने वाली सेल्स होती हैं, जिनको हम माइलाइड सीरीज कहते हैं, माइलाइड सीरीज. और 25% आरबीसी को बनाने वाली सेल्स होती हैं, जिनको हम एराइथ्राइट सीरीज कहते हैं. ठीक है. तो मोनोफाइलेटिक थ्योरी क्या है? मोनोफाइलेटिक, मोनो मतलब एक, मोनोपोली. तो आपकी जितनी भी तरह की सेल्स हैं, चाहे वो एग्रेनुलोसाइट्स हैं, चाहे वो ग्रैनुलोसाइट्स हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, चाहे वो डब्ल्यू आरबीसी हैं, वो अलग अलग तरह की सेल्स एक ही एंसेस्ट्रल सेल से बन रही थी. उस एंसेस्ट्रल सेल का नाम क्या था? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स. क्या नाम था? pluripotent stem cells. So all different type of the blood cells are derived from the one type of the ancestral cell, that is known as pluripotent stem cells. In the bone marrow, 25% cells are of the erythroid series and 75% of cells are the belong to myeloid series. तो myeloid series से WBC बनती है और erythroid series से RBC बनती है. दैट इज मोनोफाइलेटिक थ्योरी. पॉलीफाइलेटिक थ्योरी क्या कहती है? नाम ही है उसका, पॉली मतलब अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग एंसेस्ट्रल सेल्स होंगी. तो पॉलीफाइलेटिक थ्योरी क्या कहती है कि अलग अलग सेल्स के लिए, लाइक लिम्फोसाइट्स के लिए अलग, मोनोसाइट्स के लिए अलग, इस्नोफिल्स के लिए अलग, आरबीसी के लिए अलग, अलग अलग सेल्स के लिए आपके जो बोन मैरो है उसमें अलग अलग तरह की स्टेम सेल्स होंगी. तो दीज आर द टू थ्योरीज दैट आर रिलेटेड टू द हीमोपोइसिस. वन इज द मोनोफाइलेटिक थ्योरी एंड अदर इज द
पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं किस पे, एराइथ्रोपॉयसिस पे। तो एराइथ्रोपॉयसिस की डेफिनेशन ही है क्या, आरबीसी की उत्पत्ति, आरबीसी का विकास एंड आरबीसी की परिपक्वता की प्रक्रिया सम्मिलित रूप से एराइथ्रोपॉयसिस कहलाती है। तो दैट इज ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी कलेक्टिवली नोन एज एराइथ्रोपॉयसिस। ठीक है, तो जब हम एराइथ्रोपॉयसिस की बात करते हैं तो इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, इन चिल्ड्रंस एंड इन अडल्ट्स, हम 3 स्टेज में बात करेंगे। इंट्रायूट्राइन लाइफ में कैसे, कहाँ कैसे बनती हैं, चिल्ड्रंस में कैसे बनती हैं और अडल्ट्स में कैसे बनती हैं। तो जब हम इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात करेंगे तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो आरबीसी के बनने की प्रक्रिया है उनको 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में आरबीसी का फॉर्मेशन अकर्स इन द 3 स्टेज। नंबर 1 मीजोब्लास्टिक स्टेज, मीजोब्लास्टिक। नंबर 2 हिपैटिक। नंबर 3 माइलाइड। तो मीजोब्लास्टिक स्टेज, हिपैटिक स्टेज, माइलाइड स्टेज। तो ये सब कहाँ हो रहा है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब बेबी यूट्रस में। तो यूट्रस के अंदर जो आरबीसी बन रही है वो 3 स्टेज के दौरान बन रही है, मीजोब्लास्टिक, हिपैटिक और माइलाइड। मीजोब्लास्टिक जो है वो पहले 3 महीने तक है। कब है, पहले 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। 3 to 5 मंथ हिपैटिक स्टेज, 5 मंथ से बर्थ तक माइलाइड स्टेज। तो 3 स्टेज थी, मीजोब्लास्टिक, हिपैटिक और माइलाइड। मीजोब्लास्टिक, हिपैटिक और माइलाइड। मीजोब्लास्टिक कब, पहले 3 महीने। हिपैटिक कब, 3 से 5 महीने। माइलाइड कब, 5 से, जब तक बेबी बॉर्न होगा, 9 महीने या 8 महीने। ठीक है, तो जो मीजोब्लास्टिक है उसका नाम ही है मीजोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसी बन रही है वो मीजोडर्म ऑफ यॉर्कसैक में बन रही है। ठीक है, यॉर्कसैक के मीजोडर्म में, ये वेसल्स के अंदर होता है, इसलिए इसको इंट्रावेस्कुलर स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो मीजोब्लास्टिक जो स्टेज है वो जब एम्ब्रायो 3 महीने तक का होता है तब तक मीजोब्लास्टिक स्टेज के थ्रू निर्माण होता है। ये कहाँ होती है, ये मीजोडर्म के यॉर्कसैक में होती है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर बन रही है, इसलिए इसको इंट्रावेस्कुलर स्टेज भी कहते हैं। देन है हिपैटिक। तो 3 महीने से लेके 5 महीने तक के टाइम जो आरबीसी बनती है वो हिपैटिक। हिपैटिक में कहा, स्प्लीन और लीवर में बनती है, इसको हिपैटिक स्टेज कहते हैं। तीसरा है माइलाइड स्टेज। तो माइलाइड स्टेज में कहा, इसमें जो आरबीसी का निर्माण होता है जनरली वो बोन्स के अंदर, बोन मैरो में होता है, इसलिए इसको माइलाइड स्टेज कहते हैं। तो जो हिपैटिक और माइलाइड स्टेज है वो वेसल्स के अंदर नहीं बन रही है, वेसल्स के बाहर बनती हैं, इसलिए उसको एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्टेज कहते हैं। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में 2 तरह की स्टेज होती है आरबीसी के डेवलपमेंट से संबंधित, एक इंट्रावेस्कुलर और एक एक्स्ट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर बन रही है, एक्स्ट्रावेस्कुलर वेसल्स के बाहर बन रही है। तो वेसल्स के अंदर कब तक बनती है, पहले 3 महीने में, जिसको हम मीजोब्लास्टिक कहते हैं। मीजोब्लास्टिक से क्या याद रखना है, मीजोडर्म ऑफ यॉर्कसैक। ठीक है, जो एक्स्ट्रावेस्कुलर है वो 2 अवस्थाओं में, 3 महीने के बाद 3 से 5 महीने तक हिपैटिक। हिपैटिक में कहा लीवर और स्प्लीन, और 5 महीने के बाद जब तक बेबी बॉर्न होगा, दैट इज बोन्स के अंदर, तो उसको हम माइलाइड स्टेज कहेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आरबीसी इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। अब जब बेबी बॉर्न हो गया, चिल्ड्रंस में एराइथ्रोपॉयसिस कहाँ होती है, ऑल द बोन्स, जनरली ऑल द बोन्स है रेड बोन मैरो। तो चिल्ड्रंस में ऑल द बोन्स में, लीवर्स में और स्प्लीन में। जब हम अडल्ट हो जाएंगे, 18 से 20 साल से बड़े हो जाएंगे, तब केवल उन्हीं बोन में होगी जहाँ पे रेड बोन मैरो होता है। तो ओनली एक्सक्लूसिवली इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहाँ होगा, लॉन्ग बोन्स के एंड पे। तो लॉन्ग बोन जैसे फीमर, ह्यूमरस, इनके एंड में। साफ्ट में क्यों नहीं होगी, क्योंकि साफ्ट में येलो बोन मैरो होता है। तो जहाँ जहाँ रेड बोन मैरो होगा वहाँ होगी। रेड बोन मैरो कहाँ होगा, जैसे लॉन्ग बोन के एंड्स पे, लाइक ह्यूमरस, फीमर के एंड्स पे, इन द स्कल बोन्स, इन द वर्टिब्रा, इन द रिब्स, इन द स्टर्नम एंड इन द पेल्विस रीजन। तो यहाँ पे सब जगह अडल्ट स्टेज में आरबीसी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जो आरबीसी का डेवलपमेंट है वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, इंट्रायूट्राइन लाइफ, चिल्ड्रंस एंड अडल्ट। इंट्रायूट्राइन लाइफ को फिर से 3 में डिवाइड किया गया है, मीजोडर्म्स, मीजोब्लास्टिक, हिपैटिक एंड माइलाइट। ठीक है, चिल्ड्रंस में जनरली सभी बोन के अंदर बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो, इसलिए बोन्स में। जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक्सक्लूसिवली इन द रेड बोन मैरो। ठीक है, उसके बाद आया स्टेजेस ऑफ राइथ्रोपॉयसिस। तो जो राइथ्रोपॉयसिस की स्टेजेस हैं, राइथ्रोपॉयसिस की स्टेजेस हैं, तो आपको सिर्फ उसमें एक ही टर्म याद रखना है, दैट टर्म इज नॉर्मोब्लास्ट। द टर्म इज नॉर्मोब्लास्ट। क्या टर्म है, नॉर्मोब्लास्ट। तो नॉर्मोब्लास्ट के पहले वाला अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट के बाद वाला लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो आपको जो अपने माइंड में एक शब्द याद रखना है, दैट इज नॉर्मोब्लास्ट। तो नॉर्मोब्लास्ट के पहले अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट के बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट, और जिस नॉर्मोब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं अर्ली और लेट के बीच में, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट।
ठीक है। तो आपको एक टर्म याद रखना है, नॉर्मोब्लास्ट। कौन सा नॉर्मोब्लास्ट? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसके पहले अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो जनरली ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जो एंसेस्ट्रल सेल्स मैंने बताई थी, तो उसमें दैट इज बोन मैरो के अंदर हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट से ये इसका नाम ही है राइथ्रोसाइट्स, तो राइथ्रोब्लास्ट। तो पहले से जो सेल हम लिखेंगे दैट इज हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट से प्रो राइथ्रोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट से प्रो राइथ्रोब्लास्ट, देन उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, एंड 7 नंबर की रेटिकुलोसाइट्स। कौन सी सेल्स? रेटिकुलोसाइट्स। और रेटिकुलोसाइट्स के बाद 7 नंबर की राइथ्रोसाइट्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो याद रखना था हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट से राइथ्रोसाइट्स बनेंगी, दैट इज राइथ्रोब्लास्ट। कौन सा राइथ्रोब्लास्ट? प्रो राइथ्रोब्लास्ट। तो हीमोसाइटोब्लास्ट, प्रो राइथ्रोब्लास्ट, देन नॉर्मोब्लास्ट की 3 स्टेज, प्री, इंटरमीडिएट एंड लेट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स, और सबसे लास्ट में मैच्योर आरबीसी दैट इज राइथ्रोसाइट्स। तो these are the 7 stages. Number 1 hemocytoblast, then proerythroblast, then 3 normoblasts, early, intermediate and late, उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स, और उसके बाद राइथ्रोसाइट्स। तो अब हम इन सेल्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर्स इसका हम देखेंगे दैट इज सेल साइज। सेल साइज, तो जो हीमोसाइटोब्लास्ट है, हीमोसाइटोब्लास्ट का जो सेल का साइज है वो होगा 19 to 23 माइक्रोन मीटर, 19 से 23 माइक्रोन मीटर, 19 to 23 माइक्रोन मीटर किसकी? हीमोसाइटोब्लास्ट की। जब हम पिरोराइथ्रोब्लास्ट की बात करेंगे तो 15 से 20 माइक्रोन मीटर। तो 19 से 23, 15 से 20, 19 से 23, 15 से 20। फिर आपको 7 का टेबल याद रखना है, 14 से 16, 10 से 14, 7 से 10। पहले 1923, 19 से 23, ठीक है, 19 से 23, 15 से 20, 19 से 23 माइक्रोन प्रोराइथ्रोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट 15 से 20 माइक्रोन, 15 से 20। उसके बाद आपको 7 का टेबल, 14 से 10, 14 से 16, 10 से 14 और 7 से 10। पहले 19 से 23, 19 से 23। दूसरा 15 से 20, उसके बाद 14 से 16, 7 से 10, 14 से 16, 7 से 14, उसके बाद 7 से 10, ठीक है। और उसके बाद जो रेटिकुलोसाइट आई वो 7 से 8 माइक्रोन, और जो राइथ्रोसाइट्स होती है उसका जो साइज है सबको पता होना चाहिए, दैट इज 7.4 माइक्रोन मीटर। तो इसकी जो 7 स्टेज थी, पहली वाली 19 से 23, दूसरी वाली 15 से 20, तीसरी वाली 14 से 16, चौथी 10 से 14, ठीक है। उसके बाद 7 से 10, उसके बाद 7 से 8, और लास्ट में 7.4 माइक्रोन। 19 से 23, ठीक है। उसके बाद 15 से 20, 14 से 16, 10 से 14, 7 से 10, 7 से 8, 7.4 माइक्रोन। दो स्पेशल पॉइंट जो आपको रटे होने चाहिए, टिप्स होने चाहिए, एग्जामिनर पूछता है कि इसमें से कौन सी स्टेज में हीमोग्लोबिन आरबीसी में पहली बार जुड़ता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है, ऐसी कौन सी है, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ऐसी कौन सी स्टेज इसमें पहली बार आरबीसी के अंदर से न्यूक्लियस फिनिश हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन पहली बार कब जुड़ता है, दैट इज जो आपको टिप्स पर रटा होना चाहिए, दैट इज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट पहली अवस्था है जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ पहली बार जुड़ता है, ठीक है। तो हीमोसाइटोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन एब्सेंट था, प्रोराइथोब्लास्ट में एब्सेंट था, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में एब्सेंट था, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन पहली बार जुड़ गया, स्टार्ट अपियरिंग। उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट में बढ़ेगा, रेटिकुलोसाइट्स में और ज़्यादा बढ़ेगा, और राइथोसाइट्स में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कब जुड़ता है? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पूछता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं, नहीं। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जब पहली बार न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दैट इज रेटिकुलोसाइट्स, दैट इज रेटिकुलोसाइट। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट पहली अवस्था है जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, जिसमें हीमोग्लोबिन जुड़ता है। रेटिकुलोसाइट्स पहली अवस्था है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है पहली बार, ठीक है। तो ये दो आपको टिप्स में रटे होने चाहिए, कोई कभी भी पूछ ले। तो उसके बाद आया न्यूक्लियस। तो जब पहली बार जो हीमोसाइटोब्लास्ट था तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर 4 से 5 न्यूक्लियाइस होते हैं, 4 से 5 न्यूक्लियाई। जब प्रोराइथोब्लास्ट होगा तो न्यूक्लियस थोड़ा छोटा हो जाता है, इसके अंदर 2 से 3 न्यूक्लियाई होते हैं,
पहले 4 से 5 न्यूक्लियाई थे, फिर 2 से 3 न्यूक्लियाई। फिर जब अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट आएगा तो न्यूक्लियस छोटा हो जाएगा लेकिन न्यूक्लियाई एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले 4 से 5 न्यूक्लियाई न्यूक्लियस के अंदर, फिर 2 से 3 न्यूक्लियाई न्यूक्लियस के अंदर, फिर न्यूक्लियाई नहीं थे, हीमोसाइटोब्लास्ट, प्यूरोएरिथ्रोब्लास्ट एंड अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट। फिर इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट में न्यूक्लियस का साइज कम होने लगता है, न्यूक्लियस का साइज कम होने लगता है। उसके बाद आएगा लेट नॉर्मल ब्लास्ट, इसमें न्यूक्लियस डिजनरेट होने लगता है। रेटिकुलोसाइट्स में पहली बार न्यूक्लियस एब्सेंट था और एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। कभी कभी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो आ जाएगा द स्टेजेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, द स्टेजेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशंस। तो आरबीसी फॉर्मेशन की जो ये 7 स्टेजेस हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट, प्यूरोएरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट नॉर्मल ब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स, ये आपको रटी होनी चाहिए टिप्स पे। न्यूक्लियस पहली बार कब एब्सेंट था रेटिकुलोसाइट्स में, हीमोग्लोबिन पहली बार कब जुड़ा इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट में, और एक मैच्योर आरबीसी का जो साइज होता है वो कितना होता है 7.4 माइक्रोन मीटर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो जो एरिथ्रोपोइसिस का जो रेगुलेशंस है वो 2 फैक्टर्स हैं, एक जनरल फैक्टर और दूसरा स्पेशल फैक्टर। तो जनरल फैक्टर्स है उसमें जो टर्म्स है हाइपोक्सिया, नाम ही हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब व्हाट, ऑक्सीजन की कमी। तो जब हम पहाड़ पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो लेस टेंशन की होती है। तो ऐसा समझा जाता है, ये एक हाइपोथेसिस है, एग्जैक्टली कॉज क्या है अभी तक रिसर्च चल रही है। तो ऐसा समझा जाता है, ऐसी हाइपोथेसिस है कि जब हम एक ऐसी हवा को इनहेल करते हैं एक लंबे समय के लिए जिसमें ऑक्सीजन का टेंशन कम होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर एराइथ्रोपोइटिन, हीमोपोइटिन या एराइथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एराइथ्रोपोइटिन, हीमोपोइटिन या एराइथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर किडनी से बनता है। एराइथ्रोपोइटिन, हीमोपोइटिन और एराइथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहाँ से बनता है, किडनी से। और वो बोन मैरो को, रेड बोन मैरो को एराइथ्रोसाइट्स बनाने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, तो जब हम कम ऑक्सीजन के दबाव की हवा का एक लंबे समय तक सेवन करते हैं तो आपकी किडनी से एराइथ्रोसाइट्स जो है, एराइथ्रोपोइटिन या हीमोपोइटिन या एराइथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स वो ज़्यादा बनने लगता है और वो आपकी स्टेम सेल्स में एराइथ्रोसाइट सीरीज को स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप ज़्यादा आरबीसी बनाओ। ये एक हाइपोथेसिस है, एग्जैक्टली कॉज क्या है वो नहीं पता। अगर ऐसा होता तो हम किसी बंदे को एक कमरे में बंद कर दें जहाँ ऑक्सीजन नहीं है और 10 महीने बाद खोलें, सिर्फ खाना देते रहे, तो उसके अंदर तो पूरा लाल लाल उसके अंदर पूरी ज़्यादा आरबीसी निकलेंगी। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, दिस इज द हाइपोथेसिस, अभी तक कंफर्म नहीं है बट साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हाइपोक्सिया की वजह से एराइथ्रोपोइसिस बढ़ जाती है क्योंकि किडनी ज़्यादा एराइथ्रोपोइटिन या हीमोपोइटिन या एराइथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स ज़्यादा निकालती है। उसके बाद आया स्पेशल फैक्टर। तो स्पेशल फैक्टर्स में जो पहला फैक्टर है दैट इज डाइट, दैट इज डाइट। आप जो खाना खा रहे हैं उस खाने में प्रोटीन पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन है, एक प्रोटीन है ना, तो उस प्रोटीन से ग्लोबिन अच्छे से बनेगा अगर खाने के अंदर प्रोटीन होगी। तो प्रोटीन्स ग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। उस आयरन के अंदर, उस खाने के अंदर आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, निकेल, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, ये सब ज़्यादा होंगे तो हीम अच्छे से बनेगा। तो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन बन रहा था प्रोटीन से, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल से हीम अच्छे से बन रहा था। अब आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। तो अगर आपकी डाइट में कैल्शियम अच्छा होगा तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड, ये क्या काम करते हैं, ये आरबीसी के मैचुरेशन में हेल्प करते हैं, मतलब आरबीसी के अंदर न्यूक्लिक एसिड बनाने में मदद करते हैं। तो अगर डाइट में प्रोटीन अच्छे से है, आयरन अच्छे से है, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सब अच्छे से है, तो आपकी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली अच्छे से बनेगा। तो डाइटरी फैक्टर्स के अंदर इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक इंट्रिंसिक फैक्टर और एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। तो ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या है, तो नाम ही है उसका इंट्रिंसिक, तो उसे कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कहते हैं, कैसल, CASTLE, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है वो स्टोमक के अंदर पैराइटल सेल से बनता है, स्टोमक के अंदर पैराइटल सेल से बनता है क्या, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, और इलियम से एक्सट्रिंसिक फैक्टर या विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं बनेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं बनेगा, तो कितना भी आप विटामिन बी 12 खा लें, कितना भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर ले लें,
आपकी बॉडी के अंदर एक्सटेंसिव फैक्टर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो उस विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, उस विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। और इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से बनता है? इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से बनता है? स्टोमक की पैराइटल सेल से। ठीक है, तो एक कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टोमक की पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर बन ही ना रहा हो, तो दैट इज अ टाइप ऑफ एनीमिया। उसमें कितना भी विटामिन B12 खाने के लिए दे दो, आरबीसी मैच्योर होंगी नहीं। ये सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे? व्हेन आई विल टीच यू एनीमिया। ठीक है, उसके बाद आया कैस्टल एक्सटेंसिव फैक्टर। तो जो कैस्टल एक्सटेंसिव फैक्टर है दैट इज विटामिन B12, ये कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? ये इलियम से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सटेंसिव फैक्टर दोनों मिलके हिमोटिनिक प्रिंसिपल बना लेते हैं। मतलब ये ब्लड वेसल्स के, ब्लड वेसल नहीं, आरबीसी के लिए, मैचुरेशंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 मतलब एक्सटेंसिव फैक्टर या इंटेंसिव फैक्टर की कमी है, मतलब फाइनली विटामिन B12 नहीं पहुंच रहा है, तो आरबीसी जो सर्कुलेशन में आएंगी वो इमेच्योर आने लगेंगी, मतलब बड़ी बड़ी 7.4 से बड़ा, मतलब 7 से 10, तो 7 से 10 माइक्रोन वाली जो आरबीसी है वो सर्कुलेशन में आने लगेंगी। उनके अंदर न्यूक्लियस तो एब्सेंट होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा कब होता है? एराइथ्रोसाइट्स में। तो जो इमेच्योर स्टेज की जो आरबीसीज हैं वही सर्कुलेशन में आने लगेंगी, फिर वो ज़्यादा ऑक्सीजन ना ले जा पाएंगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले पाएंगी, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं है। तो दीज आर द फैक्टर रेगुलेशन ऑफ आरबीसीज के लिए, एक जनरल फैक्टर और दूसरा स्पेशल फैक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल आरबीसी की काउंट। तो जो नॉर्मल आरबीसी की काउंट है वो अडल्ट मेल में, नॉर्मल हेल्दी अडल्ट मेल में 5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर, 5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। फीमेल्स में 4.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो मेल में कितनी? 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। फीमेल में कितनी? 45 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, 50 लाख, 45 लाख। उसके बाद बच्चों में कितनी? बच्चों में 6 to 7, 60 से 70 लाख, 6 to 7 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। और फीटल लाइफ में कितनी? 7 to 8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, 70 से 80 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। सबसे ज़्यादा फीटस में थी। उसके बाद बच्चा भी ज़्यादा पैदा हुआ तो फीटस से कम हो गई, लेकिन अभी भी अडल्ट से ज़्यादा है। और जब हम अडल्ट हो जाएंगे, अगर मेल हैं तो 50 लाख और फीमेल हैं तो 45 लाख। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि जो आरबीसी की नंबर है वो कितनी होती है? 50 लाख में। और जो इसकी डब्ल्यूबीसी की नंबर है वो थाउजेंड्स में होती है, और जो प्लेटलेट्स की नंबर है वो सिर्फ लाख में होती है, 1.5 से 4 लाख। ठीक है, तो 50 लाख मेल में, 45 लाख फीमेल में। छोटे बच्चों में 60 से 70 लाख, और इन्फेंट्स में 70 से 80 लाख। तो नॉर्मली जो हीमोसाइटोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स बनने तक, हीमोसाइटोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स बनने तक 7 दिन का समय लगता है, और रेटिकुलोसाइट से एराइथ्रोसाइट्स बनने में 2 दिन का समय लगता है। तो टोटल आरबीसी बनने में कितना समय लगेगा? 9 दिन का। और आरबीसी की जो सेल्फ लाइफ है 120 डेज है, मतलब 4 महीने। ठीक है, तो 4 महीने के अंदर आरबीसी आपकी बॉडी में अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसलिए 4 महीने में एक बार अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो ब्लड जो है, आरबीसी जो है ऑटोमेटिकली डेड हो जाएंगी। तो वो खुद डेड हो, इससे अच्छा आप किसी को दे दो। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन इज ए गुड हैबिट। तो ब्लड डोनेशन 4 महीने से पहले नहीं करना है, आप 4 महीने में एक बार कर सकते हो, क्योंकि आरबीसी की सेल्फ लाइफ है 128 डेज है। 128 डेज के बाद आरबीसी डोनेट नहीं करोगे तो वो मर जाएंगी, दूसरी पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल अडल्ट हेल्दी इराइथ्रोसाइट्स है वो कैसी होती है? वो सर्कुलर बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव समझ रहे हैं? ऐसी दिस इज कॉन्वेक्स, तो बाइकॉनकेव। तो इट इज ए बाइकॉनकेव सर्कुलर नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। इट नाइदर कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया नॉर कंटेन राइबोसोम। इसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना ही राइबोसोम होता है। तो ये सर्कुलर है, बाइकॉनकेव है, नॉन न्यूक्लिएट वाली डिस्क है, जिसके अंदर ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है और ना ही आरबीसी है। अगर हम आरबीसी को देखेंगे तो इसके अंदर 62.5% वाटर है, 35% हीमोग्लोबिन है, और 2.5% अदर सब्सटेंसेस हैं, ब्लड शुगर एक्सेट्रा। तो 62.5% वाटर, 35% हीमोग्लोबिन एंड 2.5% अदर सब्सटेंस, ब्लड शुगर, लिपिड एक्सेट्रा। ठीक है, और नॉर्मल आरबीसी का जो शेप है वो, मतलब साइज है वो कितना है? 7.4 माइक्रोन, 7.2 नॉट 7.4, 7.2 माइक्रोन मीटर। कितना है? 7.2 माइक्रोन मीटर ऑन एवरेज। 7.2 रटा होना चाहिए आपको। ब्लड की पीएच 7.4,
आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोन मीटर। कितने से कितना नॉर्मल होता है? 6.5 से 8.8 माइक्रोन मीटर तक नॉर्मल होता है। 6.5 से 8.8 माइक्रोन मीटर तक नॉर्मल होता है, और ऑन द एवरेज कितना होता है? 7.2। दीज आर टिप्स। आरबीसी का साइज 7.2, ब्लड की पीएच 7.4। तो ये आपके टिप्स होना चाहिए। तो जब हम ये इराइथ्रोपोइसिस पढ़ेंगे तो सबसे पहले इराइथ्रोपोइसिस की डेफिनेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। देन उसके बाद इसकी स्टेजेस, तो 3 स्टेज में डेवलपमेंट होती है, इंट्रायूट्राइन, चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स। इंट्रायूट्राइन में 3 है, मीजोब्लास्टिक, हेपेटिक एंड माइलाइट। उसके बाद हमने पढ़ेंगे इनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें 7 स्टेजेस हैं, हीमोसाइटोप्लास्ट, प्रोइराइथ्रोब्लास्ट, 3 नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट, देन रेटिकुलोसाइट्स एंड इराइथ्रोसाइट। इसमें न्यूक्लियस कब जुड़ा? न्यूक्लियस कब हटा? रेटिकुलोसाइट्स में। हीमोग्लोबिन कब जुड़ा? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। इनका जो साइज 19 से 21, 15 से 20, 14 से 16, 10 से 14, 7 से 10, 7 से 8 एंड 6 से 7, 7.4 माइक्रोमीटर, ये जो उनके साइज है। उसके बाद आया ग्रोथ के मैचुरेशन फैक्टर। तो मैचुरेशन फैक्टर 2 तरह के होते हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। जनरल में हाइपॉक्सिया, स्पेशल में 3 तरह के फैक्टर हैं, डाइटरी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। उसके बाद नॉर्मल आरबीसी की काउंट। तो नॉर्मल आरबीसी होती क्या है? नॉन न्यूक्लिएटेड बाइकॉन्केव डिस्क, जिसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना आरबीसी होता है। इसका जो कंपोजिशन है, तो इसे कंपोजिशन में 62.5% वाटर है, 2.5% अदर सब्सटेंस है, 35% हीमोग्लोबिन। दिस इज आरबीसी इराइथ्रोपोइसिस। कल हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए डॉक्टर ज्ञानेंद्र, डॉक्टर गगन के साथ, शारीरिक ज्ञान के सफर पर। थैंक यू।